अगर बच्चे को पैदा करने का डिसीजन आपने लिया है तो वो कम से कम 20 साल का प्रोजेक्ट हो जाता है, जब तक बच्चा 20 साल का नहीं हो जाता है। और या अगर आपने वो 20 साल में अच्छी परवरिश नहीं की बच्चे की, तो फिर वो जिंदगी भर का प्रोजेक्ट बन जाता है। चाहे हो सकता है हम परफेक्शनिज्म की वजह से, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से, पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से, तो ऐसे कई कारण हो सकते हैं। वो कारण समझना जरूरी है और ये समझना जरूरी है कि कमिटमेंट के कौन से स्टेज पे आप अटकते हैं। तो ये अगर आप समझ लेके आएंगे तो थोड़ा सा आपको अपने बारे में समझ आएगा कि क्यों मैं अटक रहा हूँ। नमस्ते, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए पॉडकास्ट में, जहां हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो हमें ले जाएगी खुशी की ओर। इस पॉडकास्ट में हम दो थेरेपिस्ट कुछ ऐसे नुस्खे, टिप्स और सॉल्यूशंस बताएंगे जो हम सबको ले जाएगा खुशी की ओर। और आज का टॉपिक है कमिटमेंट। तो मैं हूँ सुनीता राव, पुणे से, जो पिछले 15 सालों से वेलनेस और थेरेपी के क्षेत्र में काम कर रही हूँ। नमस्ते। और मैं हूँ अंकिता ओझा, बैंगलोर से। और मैं थेरेपी और वेलनेस की दुनिया के साथ पिछले 6 साल से जुड़ी हूँ। तो जैसे सुनीता जी ने कहा, आज का टॉपिक है कमिटमेंट, और हम हर बार ऐसा ही कुछ नया टॉपिक लेके आते हैं। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि ये नए नए टॉपिक्स आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए सुनीता जी, आज कमिटमेंट के ऊपर हमारी बातचीत शुरू करते हैं। जी, आप कहाँ पे अटकते हैं अपनी जिंदगी में जब कमिटमेंट की बात आती है? क्या आप तब अटकते हैं जब कमिटमेंट करना है, उसके पहले कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कमिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये मेरे लिए सही है या नहीं है? अगर वो स्टेज है तो हमारे एक एपिसोड है फियर ऑफ अननोन, यानी अज्ञात का डर। तो वहां से भी आप नुस्खे उठा सकते हैं, क्योंकि कई बार जब हम कमिट नहीं करते हैं, हम आगे क्या होने वाला है वो हम नहीं समझ पा रहे हैं, और इसीलिए कई बार हम डरते हैं वो कमिटमेंट करने से। या ये भी हो सकता है कि आपका डर एक्चुअली कमिटमेंट करने के बाद है, कि आप कमिट तो कर चुके हैं लेकिन अब आपके लिए निभाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इसके लिए भी समझना जरूरी है कि क्या प्रॉब्लम है कि आप अब निभा नहीं पा रहे हैं। पहली बात तो ये समझना पड़ेगा कि कमिटमेंट करते टाइम मेरी क्या सोच थी। फिर ये सोचना पड़ेगा कि चलो अब कमिट कर दिया तो अब मेरी रियलिटी क्या है। अब मेरी रियलिटी में क्या चीजें हैं जो मेरे कंट्रोल में है और क्या नहीं है कंट्रोल में। और इसी के बारे में हम आगे नुस्खों में भी बात करेंगे। लेकिन दोनों तरह की प्रॉब्लम्स में, चाहे कमिटमेंट पहले आता है या बाद में आता है, ये जानना जरूरी है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कमिटमेंट को लेके। कई बार क्या होता है, हमारे अतीत में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसके वजह से हम कमिटमेंट को लेके डरते हैं। या तो कुछ ऐसी चीज को कमिट कर दिया जिससे निकलना मुश्किल हो गया, या फिर ऐसा कुछ हुआ कि आपने कोई सिचुएशन किसी और का कुछ देखा, कि जहां आपने देखा कि अरे उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया और वो डिसीजन से पीछे आना मुश्किल हो गया था। तो क्या आपके पास्ट में, आपके एनवायरनमेंट में, आपके रिश्तेदारों में, क्या कमिटमेंट को लेके ऐसा कुछ डर है जो जनरली लोग जैसे बोलते हैं कि अरे सोच के कमिट करो, देखो परखो, बहुत दिमाग लगाओ पहले फिर ही कमिट करो। तो अगर में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसके वजह से हम कमिटमेंट को लेके डरते हैं, या तो कुछ ऐसी चीज को कमिट कर दिया जिससे निकलना मुश्किल हो गया, या फिर ऐसा कुछ हुआ कि आपने कोई सिचुएशन किसी और का कुछ देखा, कि जहां आपने देखा कि अरे उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया और वो डिसीजन से पीछे आना मुश्किल हो गया था। तो क्या आपके पास्ट में, आपके एनवायरनमेंट में, आपके रिश्तेदारों में, क्या कमिटमेंट को लेके ऐसा कुछ डर है जो जनरली लोग जैसे बोलते हैं कि अरे सोच के कमिट करो, देखो परखो, बहुत दिमाग लगाओ पहले फिर ही कमिट करो। तो अगर वैसा कुछ ब्लॉक है तो उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कई बार अपनी करंट सिचुएशन में कमिटमेंट को देख के डर जाते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कमिटमेंट को लेके हमारा कोई पैटर्न है। वैसा कुछ ब्लॉक है तो उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कई बार अपनी करंट सिचुएशन में कमिटमेंट को देख के डर जाते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कमिटमेंट को लेके हमारा कोई पैटर्न है। चाहे हो सकता है हम परफेक्शनिज्म की वजह से, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से, पास्ट एक्सपीरियंसेस के वजह से, तो ऐसे कई कारण हो सकते हैं। वो कारण समझना जरूरी है और ये समझना जरूरी है कि कमिटमेंट के कौन से स्टेज पे आप अटकते हैं। तो ये अगर आप समझ लेके आएंगे तो थोड़ा सा आपको अपने बारे में समझ आएगा कि क्यों मैं अटक रहा हूँ, और अगर आप वो समझ पाएंगे तो सोल्यूशन भी ढूंढ पाएंगे। हाँ, कई बार अलग अलग तरीके होते हैं प्रतिबद्धता के, कमिटमेंट के। तो कई छोटे होते हैं, जैसे प्रोजेक्ट हो
तो 1-2 महीने का हो, या कोई कार्य है जो 2-3 दिन का हो, 5 दिन का हो, 1 हफ्ते का हो। और कई डिसीशंस हमारे ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर चलते हैं, जैसे शादी का हो या बच्चा पैदा करने का हो। अगर हम ऐसे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो प्रोजेक्ट्स में इसे इसे प्रोजेक्ट ही कहती हूँ, क्योंकि चाहे बच्चा हो, अगर बच्चे को पैदा करने का डिसीजन आपने लिया है, तो वो कम से कम 20 साल का प्रोजेक्ट हो जाता है, जब तक बच्चा 20 साल का नहीं हो जाता है। और या अगर आपने वो 20 साल में अच्छी परवरिश नहीं की बच्चे की, तो फिर वो जिंदगी भर का प्रोजेक्ट बन जाता है, आपका बच्चा आपके सर पे जिंदगी भर रहेगा। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले थोड़ा कॉन्शियस चॉइस करना चाहिए, थोड़ा देख परख लेना चाहिए। हाँ, हमारे बुजुर्ग कहते थे देख परख लो, पर वो देख परखना आपको रोकने के लिए नहीं था, आपको सोच विचार करने के लिए था, ना कि आपको कमिटमेंट ना करने के लिए नहीं था। कमिटमेंट करो, बस सोच विचार के कमिटमेंट करो, क्योंकि अगर आप कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हो जो 20 साल का हो या उम्र भर का हो, तो उसमें सोच विचार करने की जरूरत है। अगर आप सिर्फ एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, 1 हफ्ते में खत्म होने वाला है, उसमें इतना सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। तो जितना लंबा प्रोजेक्ट है, उस हिसाब से आपको सोचना है कि आप कर सकते हो कि नहीं। अंकिता, आपने एक सही बात कही कि कई बार जो कमिटमेंट कर लेते हैं, फिर आधे रास्ते में जाके वो लोग वापस लौटना चाहते हैं, तो वो नहीं लौट पाते। क्योंकि कई बार हो जाता है कि जैसे ऑफिस में आपने कोई काम ले लिया, पर फिर वो वही हुआ कि आप कर भी नहीं पा रहे हो और छोड़ भी नहीं पा रहे हो, तो फिर उसमें आपका नुकसान होने वाला है, क्योंकि आपके रेपुटेशन लाइन पे है और बॉस भी आपको ही रिस्पॉन्सिबल मानेगा। तो ये जो चीज है, ये इस सब चीजों के लिए सोच विचार करना बहुत जरूरी है, ना कि आपको रोकने से। चलिए अंकिता जी, अब हम नुस्खों की बातें करते हैं। यहाँ से मेरा अगला नुस्खा है जो है फोमो वर्सेस जोमो, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट वर्सेस जॉय ऑफ मिसिंग आउट। बहुत बार हम ऐसी चीजों पे कमिट कर जाते हैं जो एक्चुअली हमें लगता है कि अरे नहीं, ये नहीं किया तो कुछ छूट जाएगा, या अगर मैंने ये कोर्स पे साइन अप नहीं करा या दोस्तों के साथ बाहर नहीं गए तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बहुत बार हम डिसीजंस लेते हैं वो फियर के बेस पे, लेकिन एक्चुअली सही तरीका है जॉय ऑफ मिसिंग आउट। यानी कि एक मूवी है ये जवानी है दीवानी, जिसका बहुत अच्छा डायलॉग है कि बनी कुछ तो छूटेगा ही, तो क्यों ना हम जो हमारे सामने सनसेट है हम उसको अच्छी तरह से एंजॉय करें। तो जॉय ऑफ मिसिंग आउट ये अंडरस्टैंडिंग है कि देखो जिंदगी बहुत लंबी है और जिंदगी में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, उनमें से कुछ हमें जिंदगी में ले पाएंगे, कुछ नहीं ले पाएंगे। जब हम उस अंडरस्टैंडिंग से जाते हैं तो हम सही चीजों में कमिट करते हैं, और हम उन चीजों में कमिट करते हैं जिनसे हम पूरी तरह से अलाइंड होते हैं। यानी हमारे विचार, हमारे गोल्स और जो भी हम जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं, उस अलाइनमेंट के हिसाब से हम किसी चीज पे कमिट करते हैं। और जब हम एक पॉजिटिव पोजिशन से किसी भी चीज में कमिट करेंगे तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। जबकि अगर हम फियर या इनसिक्योरिटी से कमिट करेंगे तो हाँ, यही होगा कि आधे रास्ते जाके आपका मन करेगा कि कहाँ फंस गए और मुझे यहाँ से निकलना है। तो हमेशा जॉय ऑफ मिसिंग आउट को ध्यान में रख के आप डिसीजन लीजिए। ये मत सोचिए कि मेरे सामने कुछ आ गया है तो मुझे उसको अचीव करना ही है, कोई अपॉर्चुनिटी आई है तो मुझे लेना ही है। रुकिए, सोचिए कि क्या ये आपकी लाइफ के साथ अलाइंड है। अगर है तो आप डेफिनेटली उसमें कमिट करिए, और अगर नहीं है तो आप थामिए और फिर उसके ऊपर सोचने के बाद आप सोचिए कि कमिट करना है या नहीं। तो फियर से नहीं, जॉय से डिसीजन लीजिए कमिटमेंट करना है या नहीं। मेरा अगला नुस्खा है विजुअलाइजेशन ऑफ सक्सेस, या सफलता का दृश्यकरण। दृश्यकरण का मतलब है जैसे हम विजन बोर्ड बनाते हैं और विजुअल रिमाइंडर अपने लिए रखते हैं, ताकि हम जब रोज उसकी तरफ देखें तो हमको याद आए कि हमको हमारे गोल्स क्या हैं और हम उसको कैसे ठीक अचीव कर सकते हैं। तो एक मानसिक दृश्यकरण उजागर करते हैं हम अपने लिए, जब हम विजन बोर्ड बना लेते हैं।
तो एक तरीके से हम लोगों को पता चलता है जब विजन बोर्ड बनाते हैं तो कि अलग अलग जो चीजें हमको करने की हैं ये गोल अचीव करने के लिए। और ये हम एक बोर्ड बना के अपने रूम में चिपकाते हैं, रोज हम लोगों को उसको देखते रहते हैं, तो एक रिमाइंडर होता है, जैसे एवरीडे रिमाइंडर दिखता है और आपके आंखों के सामने है, तो फिर आपको उतना ही प्रोत्साहन मिल जाता है और उतना ही आपको लगता है कि मुझे ये अचीव करना चाहिए, और उसके लिए जो भी मेरे से बनता है मैं करते जाऊंगा या करते जाऊंगी, और वो गोल अचीव हो जाता है। तो ये विजुअलाइजेशन जो करते हैं वो बहुत अच्छा है। या तो विजन बोर्ड में करें, या अपने मोबाइल में आप लिख के भी रख सकते हैं, या पिक्चर्स वगैरह डाल के रख सकते हैं, और या अपने आप के लिए एक मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं जिसमें आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। इसके ऊपर एक किताब है, कमिटमेंट विद विभा चौधरी। ये फीमेल फिजिसिस्ट है इंडिया की, और उन्होंने कमिटमेंट के ऊपर एक बहुत अच्छी किताब लिखी है। आप अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको विजुअलाइजेशन कैसे करने का है और किस तरह से आगे अपने गोल के लिए बढ़ने का है। सुनीता जी, इससे मिलता जुलता मेरा आज का आखिरी नुस्खा है, जो है संतुष्टि में देरी। तो जब भी हम कमिटमेंट की बात करते हैं उसमें एक टाइम फैक्टर हमेशा आता है, क्योंकि कमिट आपने आज किया है लेकिन आपको वो कमिटमेंट निभाना है जब तक वो रिश्ता है, जब तक वो प्रोजेक्ट है, या जब तक वो जॉब है। तो इसीलिए कई बार हम कमिट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि जिस स्टेट ऑफ माइंड में हमने कमिट किया था और उसके बाद समय गुजरता जाता है तो हमारा वो एक रिजल्ट या आउटकम आने में टाइम लग जाता है। जैसे कुछ लोगों का गोल होता है कि प्रमोशन लेना है, लेकिन जैसे आपने विजन बोर्ड की बात की, अगर हम अपने आप को वो याद दिलाते रहें कि हम ये क्यों कर रहे हैं और हमारा गोल क्या है, तो इसलिए चाहे हमें आज रिजल्ट, आज आउटकम नहीं मिल रहा है, फिर भी हम उस गोल की तरफ बढ़ते चले जा सकते हैं, फिर भी हम कमिटमेंट के ऊपर फोकस करते रख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे डिलेड ग्रेटिफिकेशन यानी कि संतुष्टि में अगर देरी भी हो रही है उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर हम गोल्स में इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, मतलब तुरंत ही मैं आज एक्सरसाइज करूं और कल सुबह मेरा वजन कम हो जाए, या मैं आज मेहनत करूं और कल सुबह मुझे रिजल्ट मिल जाए। जब हम ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के साइकिल में फंस जाते हैं तो हम अपना विजन या अपना जो गोल है उसकी तरफ अपनी नजर नहीं रख पाते, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर गोल एक ही दिन में हमें मिले। जिन गोल्स में टाइम लगता है, जिन एफर्ट्स में टाइम लगता है, उसके लिए रिमाइंडर होना बहुत जरूरी है। तो एक कॉम्बिनेशन अप्रोच जहाँ पे आप विजन बोर्ड भी बना रहे हैं और एक डिलेड ग्रेटिफिकेशन की भी अंडरस्टैंडिंग रख रहे हैं कि हाँ, मैं आज कर रहा हूँ एफर्ट, मेरा एफर्ट आज है लेकिन इसका रिजल्ट या तो 1 महीने के बाद है या 6 महीने के बाद है, लेकिन मुझे नजर उस रिजल्ट पे रखनी है और एफर्ट जो है वो मुझे आज करना है। जब हम वो नजर अपने गोल पे रखते हैं तो एफर्ट करना, कमिटमेंट को निभाना ज्यादा आसान हो जाता है। और इसी में आप वो गोल को रखने के लिए आप बहुत तरीके यूज कर सकते हैं। जैसे हमने क्यों पहचानने की बात की, जैसे हमने विजन बोर्ड की बात की, तो ऐसी अलग अलग तरीकों से आप देखिए आप किस तरह से अपने गोल की तरफ फोकस कर सकते हैं, ताकि आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को छोड़ के डिलेड ग्रेटिफिकेशन का पूरा फायदा उठा सके और अपनी कमिटमेंट्स को निभा सके। अंकिता, मेरा आखिरी नुस्खा है जो 3 स्टेप्स में है। मूल्यों और सिद्धांतों पे विचार करना कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑन योर वैल्यूज। तो जब हम अकाउंटेबिलिटी लेते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो रेगुलरली हम लोग चेक करते हैं अपने पार्टनर्स के साथ या अपने ग्रुप के साथ या जो भी हमारे साथ इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में भागीदार है। तो उस हिसाब से फर्स्ट इज टेकिंग अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा है कि बाउंड्रीज जो हम अपने लिए और हमारे जो भी ग्रुप में है या जो भी पार्टनर है उसके साथ, तो जो काम उनका है उनको करने दीजिए, जो काम आपका है वो आप कीजिए। क्योंकि कई बार होता है आप दूसरों का काम करते रहते हैं तो आप अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि आप एक ओवरवेलमिंग फीलिंग हो जाती है कि मैं अपना भी काम कर रहा हूँ, दूसरों का भी काम कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है और मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खलने लगती है। तो बाउंड्रीज रिकॉग्नाइज करना कि कितना काम मेरा है, कितना काम दूसरे का है, और दूसरा जैसे कर रहा है, जब कर रहा है, करने दीजिए। आप अपना काम अपने हिसाब से
उतने जो बाउंड्री में है, जो टाइम में आपको अलॉट किया गया है, उस उतने टाइम में आप कीजिए। और जो थर्ड पॉइंट है, अगर आपको ऐसा फील होता है कॉन्फिडेंस कम है, तो कोई भी स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप्स कर सकते हैं या लीडरशिप वर्कशॉप्स ले सकते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन या टेक्निकल स्किल्स के। ये जो वर्कशॉप्स होते हैं, ये आपको कॉन्फिडेंस देती हैं कि आप अपने गोल्स या को अचीव कर सकते हैं और आपका कमिटमेंट पूरा होगा। इसके लिए आपको प्रोत्साहन मिलता है ज्यादा। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग चीजों पे भी ध्यान रखना जरूरी है। थैंक यू सुनीता जी। लास्ट नुस्खा तो बहुत ही ज्यादा स्पेशल था, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट जैसी चीजें तो हमारे कंट्रोल में होती हैं और हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो चीजें हमारे कंट्रोल में है एटलीस्ट हम उनका ध्यान रख सकें। जहां पे हमें मदद की जरूरत है हम मदद मांग सकें, चाहे वो थेरेपी के रूप में है, स्किल डेवलपमेंट के रूप में है, चाहे किसी से बात करने के रूप में। तो अगेन हमेशा की तरह बहुत मजा आया सुनीता जी, थैंक यू आपके नुस्खों के लिए। हमारे साथ इस एपिसोड में बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। आशा है कि आपको पॉडकास्ट में कुछ सहानुभूति, समझ या नए रास्ते मिले होंगे। आप अपनी जिंदगी में कमिटमेंट को कैसे देखते हैं और कैसे अप्रोच करते हैं, उसके बारे में प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, ताकि हमारी पूरी खुशी की ओर की कम्युनिटी भी आपके साथ ये सीख सके। और अगर आपके पास हमारे लिए कुछ सवाल हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सारे सवालों को आंसर करने के लिए। इस एपिसोड को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि नए एपिसोड्स आपको सबसे पहले मिल सके। हमारे साथ जुड़े रहिए और बढ़ते रहिए खुशी की ओर। नमस्ते। नमस्कार।